हैट लगाने के बावजूद वो कभी अपनी नजर ऊपर करके नहीं देख रहा था। टोटल 270 पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही। द बॉय इन द बॉक्स के नाम से इस केस की पहचान हो चुकी थी। मौत से पहले या मौत के वक्त कुछ वक्त तक इसे पानी में रखा गया है। बात है 20 फरवरी 1957 की। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक इलाका है फिलाडेल्फिया। इसी फिलाडेल्फिया इलाके में एक जंगल है, जिस जंगल में 20 फरवरी को एक शिकारी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो कांप जाता है। असल में उस बॉक्स के अंदर एक बच्चे की लाश थी, जिस बच्चे की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल के आसपास थी। लेकिन वो इस डर से कि वो अगर इसकी खबर पुलिस को देगा तो पुलिस उससे काफ़ी सारे सवाल करेगी, वो पुलिस को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिसके बाद वो वहाँ से गुजर जाता है। फिर तारीख आती है 25 फरवरी 1957 की, यानी 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद 2 व्यक्ति उस जंगल से गुजरते हैं। उनकी नज़र उसी कॉटन पर पड़ती है जो बॉक्स उस पेड़ के करीब में पड़ा हुआ था। वो देखते हैं कि इस कॉटन से बाहर एक बच्चे की लाश, यानी उसका कंधा और उसकी गर्दन बाहर निकली हुई, बाकी का शरीर उस कार्टन में, उस बॉक्स में। ये देखते हुए वो काफ़ी हैरान होते, लेकिन वो भी इसी डर के कारण कि काफ़ी सारे सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे, इस वजह से वो भी इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं देता। लेकिन दूसरे दिन जब वो दोनों व्यक्ति दोबारा से उस रास्ते से गुजरते हैं रेडियो पे न्यूज़ सुनते हुए, तो न्यूज़ में उनको एक खबर मिलती है कि एक 4 साल की बच्ची जो कि कई दिनों से गायब है, अगर किसी को उसकी जानकारी हो तो वो इस नंबर पे संपर्क करे। जब वो इस न्यूज़ को सुनते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक लाश को उधर देखा था, तो वो फौरन इसकी सूचना पुलिस को करते हैं। पुलिस को कॉल करके वो ये बताते हैं कि जंगल में एक लाश पड़ी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो लाश किसी बच्चे की है या बच्ची की। उन्होंने देखा नहीं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस जंगल में पहुंचती है। वो उस कार्टन से उस बच्चे को निकालती है तो देखती है कि यह लाश किसी लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की है। जबकि पुलिस की टीम एक लड़की की तलाश में थी जिसकी उम्र 4 साल थी। अब यहाँ पर पुलिस को एक और केस मिल जाता है जो कि एक 4 साल के बच्चे का था। ये बच्चा कौन था, इसके बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसकी मौत कैसे हुई, इसकी कोई खबर नहीं थी। पुलिस की टीम उस बच्चे की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती। इधर पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर इस बच्चे की कोई शिनाख्त मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उस कार्टन के अलावा और एक कंबल के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी कार्टन में उसकी लाश थी और कंबल से उसके लाश को लपेटा गया था। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसका नाम या उसके बारे में कुछ जानकारी निकाली जा सकती थी। पुलिस की टीम अभी इंतजार करती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस बच्चे की मौत का जो कारण है वो अचानक किसी चीज के सर पे वार कर देने से या किसी चीज के टकरा जाने से, जिसमें दहशत और इंजरी के कारण इसकी मौत हुई। इसके अलावा उस रिपोर्ट में और भी बहुत सी जानकारियां थी, जिसमें एक जानकारी ये थी कि इस बच्चे के शरीर में, यानी जो सर का हिस्सा था, उसमें 4 चोट के निशान थे, जिसमें 2 पुराने थे लेकिन 2 निशान ताजे थे। और जानकारी ये थी कि इस बच्चे के शरीर से इस सर के जरिए सारे खून को चूस लिया गया है। इसके अलावा और जो जानकारी थी वो ये कि इस बच्चे की आखिरी जो जिंदगी थी उसमें इसने भूखमरी से लड़ाई लड़ी थी, यानी ये भूखमरी का शिकार भी हुआ था। इसके अलावा जब डॉक्टर्स और इस पर रिसर्च करते हैं तो उस बच्चे के पैर के तलवे पर खुरदुरा पना होता है, जिससे डॉक्टर्स ये अंदाजा लगाते हैं कि इस बच्चे को मौत से पहले या मौत के वक्त कुछ वक्त तक इसे पानी में रखा गया है, जिसकी वजह से इसके पैर पे इस तरीके के निशान सामने आए। टोटल जो कंक्लूड किया गया वो ये कि इस बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादती की गई, इसके साथ हैवानियत के साथ पेश आया गया है। लेकिन अब भी पुलिस को ना तो इसकी पहचान पता थी और ना ही हत्यारे के बारे में कोई जानकारी थी। पुलिस की टीम अब ये कोशिश करती है कि इस बच्चे की पहचान की जाए। पहचान करने के लिए सबसे पहले उस जंगल में दोबारा से तफ्तीश करती, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। आगे की तफ्तीश में पुलिस ये फैसला करती है कि वो अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर और अनाथालय में जाकर इस बच्चे की फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट से मैच करवाएगी। हो सकता है कि वहां से इस बच्चे की कोई जानकारी मिल जाए। असल में अमेरिका में जब भी किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो उसके फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता था ताकि आगे चलकर इसकी शिनाख्त की जा सके।
पुलिस ये भी आजमा लेती है, लेकिन इसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। इस बच्चे के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट से कुछ भी मैच नहीं होता। अब पुलिस की टीम और आगे की तफ्तीश करती है। तफ्तीश में नाकामयाबी हाथ लगती जा रही थी। इस दौरान पुलिस पूरे अमेरिका में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा पैम्पलेट बंटवाती है, जिससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये बच्चा कौन है। बहुत से उस पर नंबर दिए जाते हैं कि अगर कोई इस बच्चे को पहचानता हो तो वो इस नंबर पे कॉल करके हमें जानकारी दे सकता है। लेकिन ये तरीका भी और ये कोशिश भी पुलिस की नाकाम हो जाती है। पुलिस को कोई भी कॉल इस तरीके से नहीं आती जिसमें उस बच्चे की कोई जानकारी मिले। पुलिस की टीम काफी परेशान होती है। अब पुलिस एक तीसरा तरीका अपनाती है, वो ये कि असल में जिस कार्टन में उस बच्चे की लाश थी, उस कार्टन पर कुछ लिखा हुआ था, उसमें कुछ नंबर्स थे, कुछ नाम थे, जिससे पुलिस ने उस नंबर और नाम की जानकारी निकाली कि आखिर ये कार्टन कहां से आया है। जब इस कार्टन के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि इसी फिलाडेल्फिया इलाके में एक स्टोर है, जिस स्टोर से इस कार्टन की बिक्री हुई है। यानी आखिरी मर्तबा ये कार्टन उसी स्टोर पे था। जब पुलिस की टीम उस स्टोर के ऑनर से बात करती है तो पता ये चलता है कि असल में 26 दिसंबर 1956 से लेकर 15 जनवरी 1957 तक इस कॉटन को इस दुकान से बेचा गया। वो ऑनर ही पुलिस को यह जानकारी भी देता है कि इस कॉटन में बच्चों को नहलाए जाने वाले टब की बिक्री होती थी। अब पुलिस इसके बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि टोटल 12 लोग थे जो इस दुकान से इस नहलाने वाले टब की खरीदारी कर रखे थे। पुलिस की टीम जब इन 12 लोगों की लिस्ट निकालती है, इनकी जानकारी निकालती है, तो उसमें पता चलता है कि टोटल 8 लोग हैं जिनकी जानकारी सामने आती है। उनसे पुलिस मिलती है, उनकी बातचीत करती है, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन बाकी के जो 4 लोग थे उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस और भी परेशान होती है। पुलिस इस केस को सुलझाने की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो एक एक कदम पीछे चलती जाती है। पुलिस ने एक और फैसला किया, वो ये कि अमेरिका के अलग अलग राज्य की अलग अलग पुलिस टीम को बुलाया जाता है, इस केस पे लगाया जाता है, क्योंकि ये केस उस वक्त तक पूरे अमेरिका में काफी फेमस हो चुका था। इस केस को इस नाम से जाना जाता था कि द बॉय इन द बॉक्स। द बॉय इन द बॉक्स के नाम से इस केस की पहचान हो चुकी थी। पुलिस के ऊपर एक प्रेशर आ चुका था। पुलिस की टीम टोटल 270 पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस 270 पुलिस ऑफिसर के साथ उस जंगल में दोबारा जाती, वहां जाकर दोबारा से छानबीन करती। इस बार पुलिस को वहां से कुछ चीजें और मिलती, जिनमें एक हैट मिलता है। उस हैट पर कुछ नाम थे, उसके अलावा उस हैट के बनाए जाने वाली फैक्ट्री का एड्रेस और उसका नंबर भी मौजूद था। पुलिस की टीम यह फैसला करती है कि वो इस हैट की कंपनी यानी इसकी फैक्ट्रीज के ये पता करने की कोशिश करेगी इस हैट को किसने बनवाया था। जब उस इलाके में जाकर उस फैक्ट्री के ऑनर से बात किया जाता है, वो एक महिला थी। उसने बताया कि ये 3 महीने पहले इस हैट को उन्होंने बनाया था और इसे एक व्यक्ति ने बनवाया था जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल थी। वो एक युवक था, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा युवक था जो हमेशा अपनी गर्दन नीचे करके रखता था। हैट लगाने के बावजूद वो कभी अपनी नजर ऊपर करके नहीं देख रहा था। जिसके बाद पुलिस की टीम उस पूरे इलाके में उस हैट को दिखाकर लोगों से पूछताछ करती कि आखिर क्या किसी ने इस हैट को लगाए हुए किसी व्यक्ति को देखा है क्या, या उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी पता है क्या। लेकिन पुलिस को यहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस की टीम एक एक करके स्टेप को आगे बढ़ाती, लेकिन वो नाकामयाबी के करीब पहुंचती चली गई। जिसके बाद काफी वक्त तक ये केस ठप पड़ा रहा, केस की जांच आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद 1998 में दोबारा उन ऑफिसर्स के दिमाग में ख्याल आता है कि इस केस को दोबारा रीओपन कराकर कोई अकलमंदी का काम तो नहीं करेंगे, लेकिन क्यों ना इसे रीओपन किया जाए और डीएनए सैंपल्स के जरिए इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में वो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेते हैं और दोबारा उस बच्चे की लाश को निकालते हैं कब्रिस्तान से और उसके दांत से डीएनए सैंपल इकट्ठा करते हैं। जिसके बाद डीएनए सैंपल को मैच कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस को नाकामयाबी हाथ लगती और डीएनए सैंपल किसी से मैच नहीं करता। दोबारा इस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन साल 2016 में तीसरी मर्तबा इस केस को ओपन किया जाता है और इस बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इस बच्चे की एक हाई प्रोफाइल तस्वीर बनाई जाती है। इस तस्वीर को अमेरिका के सभी इलाकों में बांटा जाता है, खासतौर से फिलाडेल्फिया के इलाके में जहां इस बच्चे की लाश मिली थी। और यह कहा जाता है कि इस बच्चे को अगर कोई भी पहचानता है तो वो इसकी जानकारी पुलिस की टीम को दे, पुलिस उसकी पहचान को गुप्त रखेगी।
लेकिन यहाँ पे भी नाकामयाबी हाथ लगती है। आगे चलकर दिसंबर 2022 की वो तारीख भी आ जाती है जब डॉक्टर्स और पुलिस के द्वारा इस बच्चे की पहचान कर ली जाती है। इस बच्चे का नाम जो था वो जोसेफ ऑगस्टस जरेली था। जोसेफ ऑगस्टस जरेली के जो माँ बाप थे उनकी उस वक्त मौत हो जाती है जब 2022 में इस बच्चे की शिनाख्त होती है। लेकिन उसके अलावा उनके रिश्तेदारों के बारे में भी पता चलता है। असल में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो डीएनए की जो लेटेस्ट टेक्निक थी, जेनेटिक जियोनोलॉजी, उसके तर्ज पर इस बच्चे की शिनाख्त करते और इस बच्चे के तमाम रिश्तेदार और इसकी जो नस्ल है उसके बारे में डॉक्टर्स को पता चल जाता है। जिसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स उसके पिता के बारे में बताते हैं, उसकी जानकारी सबके सामने रखते हैं। जो पिता था उसका नाम था ऑगस्टस जॉन जरेली और जो माँ थी उसका नाम था मैरी एलिजाबेथ। मैरी एलिजाबेथ और ऑगस्टस जॉन जरेली ये दोनों पति पत्नी थे और ये बच्चा इन्हीं का था जिसकी उम्र 4 साल थी। जिस वक्त इस बच्चे की मौत हुई थी उस वक्त इस बच्चे की उम्र 4 साल ही थी और इस बच्चे के साथ काफी दरिंदगी के साथ पेश आया गया था। लेकिन हत्यारा कौन था इसके बारे में पुलिस को अभी भी कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इस बच्चे की शिनाख्त हो पाई थी और पुलिस को इस बच्चे की शिनाख्त करना ही काफी मुश्किल पड़ गया था। टोटल 67 साल का वक्त लगा इस बच्चे की शिनाख्त को कंप्लीट करने के लिए, यानी इस बच्चे की पहचान करने में 67 साल। लेकिन अब भी कातिल कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की टीम अभी इस केस को ओपन रखी है और इस केस की तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस केस में जो हत्यारा है वो कौन था और अगर वो है तो उसकी उम्र भी लगभग 70 साल के आसपास होगी या फिर वो कातिल भी आज जिंदा नहीं होगा। अब आगे देखने को ये है कि आखिर कातिल के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आती है या नहीं। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।